Welcome, students. Let's make learning simple, smart, and stress free. Today we will cover quadratic equations factorization. Hello, students. Today I am back with quadratic equations video part 2. So, first of all, let's revise what are quadratic equations, right? We have discussed about quadratic equations in our previous video. If you want to find out the intro of quadratic equations, you can click on my playlist and find part 1. But if you're here for part 2, let's continue studying. So बच्चों, what do we have here? I'm going to first of all revise और फिर हम लोग टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे and we are gonna practice more. So here what I have written is ax square plus bx plus c, right? इस इक्वेजन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेजन. एंड वाई इज़ दैट? बिकॉज जब भी आपके पास कोई इक्वेजन हो और आपके पास हाईएस्ट पावर, और एक और चीज़ मैं आपको बात बता दूं जो कि यहाँ पे मैंने नहीं लिखी. देखो, इक्वेजन्स और एक्सप्रेशंस में फ़र्क होता है. मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ एक्सप्रेशंस और इक्वेजन में क्या फ़र्क है ना. तो एक बात जो मैंने यहाँ पे गलत कह दी या गलत मिस स्पेल या लिख दिया वो ये कि इस वक्त ये एक एक्सप्रेशन है. सही है जी. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो भी लिखा है ये इक्वेजन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है. आप थोड़ा सा वर्ड मतलब जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको हल्का सा समझो तो अच्छी बात है वैसे. लेकिन मैथ्स जो है आपको पता है इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग, तो सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है. लेकिन मैं यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इसको एक इक्वेजन कह रही थी. लेकिन इक्वेजन कब होती है? जब आप इसके आगे इक्वल्स टू लगा दो और इक्वल्स टू के साइड दूसरी साइड कुछ भी हो, लेकिन अगर इक्वल्स टू मौजूद है तो ये एक इक्वेजन है. तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेजन्स की, जिनको आगे हम सॉल्व भी करेंगे. और अभी हमारा मेन पर्पस है बेसिकली इनको सॉल्व करना. तो मैंने आपको बताया कि भाई हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स लगेंगे आपको, राइट? आपको लगेगा ए भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स भी वेरिएबल हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है. बट यू आर रॉन्ग. ठीक है, यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है इस इक्वेजन में, ये जो मैंने जर्नल फॉर्म लिखी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन की, इसके अंदर वेरिएबल है एक्स. कौन है भाई वेरिएबल इसमें? सिर्फ और सिर्फ एक्स. तो भाई ए बी और सी क्या है? ए बी और सी कांस्टेंट है. क्या है भाई? कांस्टेंट है. और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है कोई भी नंबर. कांस्टेंट होता है कोई भी नंबर. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेजन लिख दूँ ऐसे, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि भाई देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? सिर्फ एक्स ना. यस, सिर्फ एक्स वेरिएबल है. और ये देखो अगर आप इसको ऊपर वाली से कंपेयर करो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ए है जो कि कांस्टेंट वैल्यू, एक नंबर है विच इज़ 2. ये बी है क्योंकि बी एक्स साथ लिखा हुआ है, तो बी भी क्या है भाई? एक कांस्टेंट है, एक नंबर है विच इज़ 5. और लास्ट में कौन है? सी, जो कि मेरा क्या है? 7. अगेन इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ नंबर. तो अब आप समझे कि जर्नल फॉर्म से जब अब मैं एक्चुअल इक्वेजन लिख रही हूँ तो हमेशा आपका वेरिएबल एक ही आएगा. देखो एक्स भी हो सकता है, ये ए भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट तो कोई भी यूज़ हो सकता है, लेकिन वेरिएबल आपके पास ये एक ही नज़र आएगा. ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना. देख रहे हो इधर, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. वेरिएबल मेरा बी है, तो अब अगर मुझे पता है वेरिएबल बी है तो वेरिएबल बी का यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, राइट? यहाँ पे b का पावर क्या है? 1 है. तो अब आप बताओ इस इक्वेजन के अंदर हाईएस्ट पावर कौन है भाई? 2 है हाईएस्ट पावर. दैट इज़ वाई दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेजन, क्योंकि ये जो क्वाड वर्ड है इसका मतलब ही 2 होता है, इसीलिए इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेजन. तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि अगर हमें एक इक्वेजन दी गई है तो हमें कैसे पता लगेगा दैट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेजन. ऐसे पता लगेगा कि वहाँ पर आपके पास वेरिएबल के पास हमेशा हमेशा पावर 2 दिखेगी और पावर 2 से ज़्यादा नहीं होगी. एक और एग्जांपल दे देते हैं और हम टॉपिक की तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जो आज का हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज़ करने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ. देखो अब ये इक्वेशन को चेक करो, यहाँ पे वेरिएबल देखो एक ही नज़र आ रहा है, एक्स ही नज़र आ रहा है. ठीक है, तो मतलब हमें एक्स की पावर देखनी है. तो एक्स यहाँ पे क्या है? क्यूब है. क्यूब है पावर में विच इज़ बेसिकली अ 3. यहाँ पे कौन है? स्क्वायर है विच इज़ अ 2. और यहाँ पे कौन है? पावर 1, जो आपके पास कभी भी लिखते नहीं है लेकिन यहाँ पे पावर 1 है. तो 1 2 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है इस पूरी इक्वेजन की? भाई इक्वेजन है तो इक्वल्स टू 0. तो हाईएस्ट पावर जो है वो है क्यूब, वो है 3 बेसिकली, राइट?
तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन फैक्ट दिस इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक राइट नाउ कि क्यूबिक इक्वेशन क्यों कहते हैं। क्यूबिक बाई क्यूब से निकला है, तो हाईएस्ट पावर जब क्यूब होती है 3 होती है तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है, राइट। बट अभी के लिए टॉपिक नहीं है, लेकिन आप ये समझ जाओ कि दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आई होप एक समरी क्लियर हो गई है। अब हम फटाफट से सॉल्व की तरफ आते हैं। Okay students, let's continue now. Now our main concern, our main क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपसे पूछा जाता है, चाहे एग्ज़ाम हो, क्विज़ हो, या आप बुक को सॉल्व कर रहे हैं, कैम्ब्रिज बुक है, IGCSE है, एडेक्सल है, ओ लेवल्स है, आपको हर जगह ये सवाल ज़रूर मिलेगा whenever you are having quadratic equations चैप्टर। तो आपका क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना है। हमेशा बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स में जो है ना, जो क्वेश्चन है उसको तो स्किप ही कर देते हैं, ठीक है, उसको पढ़ते भी नहीं है, डायरेक्ट पार्ट सॉल्व करने पे आते हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूर चाहिए। जब आप बुक सॉल्व करो, पास्ट पेपर सॉल्व करो, मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो बेसिकली, तब आप क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ो, क्योंकि आपके जहन में अगर वो क्वेश्चन रह जाएगा ना कि मेरे पास ये क्वेश्चन आया था तो मैंने ये सॉल्यूशन किया था, तभी आपको एग्ज़ाम के अंदर जब आप बैठे होगे तो आपको वो क्वेश्चन उस तरीके से अगर नज़र आएगा, थोड़ी बहुत टर्म्स आगे पीछे के साथ, तो आप इजीली रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। मैथ्स में हम ये गलत करते हैं। मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो एक्चुअली में क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, प्रैक्टिस करते हुए डायरेक्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है, और फिर जब एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये मैंने कब किया था, ठीक है। सोल्यूशंस तो बहुत सारे कर लिए, टॉपिक्स भी बहुत सारे पढ़ लिए, तो अब पता कैसे चले, राइट। इसके लिए क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। चलें जी भाई, टॉपिक पे आते हैं। सो बेसिकली द क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, राइट। व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन, ये समझना है। ये एक मेथड है, ठीक है। इसमें आप समझ लो कि ये वर्ड निकला है फैक्टर में से, और आप काइंड ऑफ फैक्टर्स बनाने वाले हो यहाँ पे, और फैक्टर्स बना कर सॉल्व करना चाहते हो। और सॉल्व क्या करना चाहते हो, ये तो भाई हमें हमेशा से पता है कि जब भी आपको सॉल्व का वर्ड दिया गया हो, मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, और एक्स की वैल्यू का मतलब है बेसिकली आपको वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर देनी होती है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखो कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो हमेशा आपके पास 2 आंसर्स आएंगे, या आप इनको बोल सकते हो 2 वैल्यूज़ आएंगी, या कह देते हैं भाई 2 सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है जी। ये बात को हमेशा याद रखना है। कभी भी आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी है और आपने एक आंसर दिया है, एक आंसर नहीं निकल पा रहा है, तो कुछ ना कुछ एरर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, आपने फिर से चेक करना है, ठीक है। अब हम जल्दी से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भाई पार्ट ए को देख लेते हैं। हमें इसको करना है सॉल्व। हमेशा याद रखो, जब भी आपको इस तरीके से दोनों साइड पे कुछ ना कुछ वेरिएबल्स दिए गए हों, तो भाई इसको देख के घबराना नहीं है, आपने सब कुछ कर लेना है एक साइड पे। एक साइड पे करने का मकसद क्या है भाई, कि अगर 7x इस साइड है तो या तो उसको उधर ले जाओ, या 4x² को इधर ले आओ। तो बेहतर ये है कि भाई जो मेरा 7x है मैं उसको इस साइड पे ले आऊँ, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ, ताकि ये दोनों जो है एक साथ आ जाए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सिंपली कॉमन निकाला है। इन दोनों टर्म्स को अगर आप देखो तो इनमें क्या आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है, वो है x, राइट। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, मैं x को कॉमन निकाल सकती हूँ, राइट। अच्छा जी, तो अगर मैंने एक x यहाँ से कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे बेसिकली x² है, विच मीन्स यहाँ पे क्या है, ये पता है क्या मतलब है, x.x। तो मैंने एक x तो निकाल लिया, तो अंदर बचा एक x। समझ आ रही है बात। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी ऊपर चेक करो कि अगर मेरे पास ये मैंने एक x निकाल लिया, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा भाई, x², और 4 तो 4 ही है, तो 4 एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या बन गया, 4x²। अब देखो माइनस का साइन एज इट इज़ रख देते हैं नीचे, कोई मसला तो नहीं है। यहाँ पे बाहर एक प्लस है, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लस भी लिख देती हूँ जबकि लिखा नहीं जाता। 7 को एज इट इज़ लिख देते हैं। और क्या यहाँ पे x लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आपने इस x को क्या कर दिया है, कॉमन करके बाहर लिख दिया। तो अब आप मल्टीप्लाई करके देखो दिमाग में, 4x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, 4x² माइनस प्लस माइनस, इनको भी मल्टीप्लाई करो आपस में, प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा, और x इंटू 7 7x हो गया। तो क्या भाई ऊपर वाली चीज़ बन रही है। इसका मतलब आपका सोल्यूशन बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है, राइट। अब इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब काम जो है बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, कुछ भी नहीं करना। जब भी आपके पास देखो, अभी इस वक्त ना समझ लो ये फैक्टर्स बन गए, जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा था ना कि फैक्टराइजेशन फैक्टर्स से निकला है, ये हो गया है। यहाँ पे ना ये एक फैक्टर है,
x, ठीक है। और ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, दिस इज सेकेंड फैक्टर। समझ आ रही है बात? ये 2 फैक्टर्स बन के आ गए हैं, मतलब आपने आधा तो सॉल्व कर ही दिया, आधा भी नहीं, समझो 90% है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को तोड़ देना है, x अलग और 4x - 7 अलग। और मैंने दोनों के साथ एक बार इसको इक्वल्स टू 0 और एक बार इक्वल्स टू 0 इसको, और इसके बीच में हम लगा देंगे और। क्यों मैंने क्या किया, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं और इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लूँ, आई होप यू डोंट माइंड। तो अब आप ये सीखो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी बात करूं कि भाई आपके पास P × Q है और वो इक्वल्स टू 0 है, ये आपको पता है कि 2 चीज़ें हैं P और Q आपस में मल्टीप्लाई और ये 0 बना रही है, तो इसका मतलब या तो P 0 था या Q 0 था, राइट। कोई एक चीज़ तो इन दोनों में से 0 होगी ना, तभी तो मल्टीप्लाई होकर 0 हुआ है। यही लॉजिक को सोचो, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि या तो x 0 होगा जो इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये 0 बन गया, या तो ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा जो इससे मल्टीप्लाई हुआ और इसको 0 कर दिया। तो आसान लफ्ज़ों में बात ये समझो कि आपने इसको कर देना है ब्रैकेट को जुदा, एक ब्रैकेट अलग रख देना है और x को अलग रख देना है, ठीक है। और अच्छा, ये जो मैंने एक छोटी सी बात एक्सप्लेन की थी, जिससे मैंने कोशिश की थी समझाने की, एक्चुअली ये खुद में एक 0 फैक्टर प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है बट कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि नए नए पढ़ रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैंने बता दिया, ठीक है। इसको लिखना है तो लिख लो, वरना भूल जाना है तो भूल जाओ। अब आ जाओ इधर, x इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है जी। एक आंसर तो भाई हमारे सामने ही सामने, x की वैल्यू क्या है 0। इसके लिए क्या करेंगे भाई, -7 को दूसरी साइड ले जाएंगे, +7 हो जाएगा। फिर 4 × x है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, /4 हो जाएगा। इतनी तो हमें अलजबरा भी के लिए आती है। तो हमारे पास x की क्या आंसर हो गए, 2 आंसर हो गए, एक हो गया 0 और एक हो गया 7/4। अब मैं इस पार्ट के लिए आपको दिखा रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे दोनों आंसर्स हैं, ठीक है, x के हमेशा 2 आंसर्स आते हैं, इनको आप क्या बोल सकते हो मैं आपको बता देती हूँ। इनका जो एक वर्ड आपके पास शायद बुक में एक्सप्लेन करने के लिए टेक्स्ट बुक में यूज़ किया गया हो, वो सोल्यूशंस है। कई बार आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया हो कि भाई सोल्यूशंस निकाल के दो, तो एक ही बात है, सोल्यूशंस का मतलब है ये x की 2 वैल्यूज़ निकाल के देनी है। और ये जो चीज़ थी ना, ये फैक्टर्स थे, या आप इनको रूट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, रूट, राइट। तो बेसिकली फैक्टर्स से या रूट से आप सोल्यूशंस पाए हो, ठीक है, लॉजिक ये हुई है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर अभी के लिए ना आप अपने आंसर दिमाग में रखना, ठीक है। मैं हाथ से ही मिटा रही हूँ, प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि थोड़ा सा मैं जब मोमेंटम में होती हूँ तो मैं ऐसे ही मिटा देती हूँ। अच्छा, अब देखो, अगर मैंने क्या किया था, मैंने ये लिख दिया था, मुझे चेक करना है कि मेरा x इक्वल्स टू 0 वाला आंसर सही है या नहीं। मैं क्या करूँ भाई, x को डाल के x के अंदर 0 की वैल्यू डालूँ और चेक कर लूँ, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 के बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, मतलब मैंने आंसर सही निकाला। दूसरा आंसर क्या निकाला था, 7/4, ठीक है भाई, 7/4 डाल के देख लेते हैं। मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रही हूँ, और कई बार देखो एग्ज़ाम में मुश्किल भी आ जाता है, समझ भी नहीं आता, तो कई बार आप आंसर्स निकालो, टाइम हो तो प्लीज़ चेक कर लेना डाल के भी कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं है। तो कैलकुलेटर की मार है, राइट, एक कैलकुलेटर में डालनी है पूरी की पूरी चीज़ और आपके पास आ जाएगा आंसर, इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ इसको ज़रा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें। 7 7 49 हो जाएगा, और ये नीचे एक 4 बच जाएगा, ये भी 7 7 49 हो जाएगा, नीचे 4 बच जाएगा। तो इन दोनों को देखो सेम चीज़ है, -0, क्या ये सही आ गया, बिल्कुल सही आ गया। तो इसका मतलब मैंने जो 2 सोल्यूशंस निकाले हैं या वैल्यूज़ ऑफ x निकाली हैं वो बिल्कुल सही निकाली हैं। समझ आ गई बात। अब आ जाते हैं भाई पार्ट बी की तरफ, जो कि बिल्कुल ही सिमिलर है, बस इसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा पहले, तो जो मैंने मिस कर दिया, कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 टर्म्स है, x² है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों जगह x है। एक बात तो क्लियर हो गई कि x को कॉमन निकालना है, ठीक है, कॉमन निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे अच्छा, अब एक और चीज़ को समझो पहले तो, 18 और 45, इसका मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। वो कौन सा नंबर हो सकता है, दिमाग लगाते हैं, ठीक है। मेरे दिमाग में आ रहा है 3 6 18 होता है, राइट, 3 6 18 होता है। क्या 3 के टेबल में 45 आ सकता है? सोचो, थोड़ा सा सोचो, ट्राई भी करके देख लो यहाँ कॉर्नर पे। 3 1 3, 3 1 3, 15 कैरी, 3 5 15, ये थोड़ा सा आप खुद लगा लेना दिमाग, ये ऐसे करके डिवाइड करके ना, तो आपके पास 15 आएगा। ओहो, रुकना 1 मिनट, यहाँ पे लिखोगे ना तो ऐसे करके 15 आ जाएगा काट फाट के। तो अगर आप नोटिस करो, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 3 6 18 भी होता है और 3 15 45 भी होता है। तो क्या मैं बाहर 3 लिख दूँ? नंबर भी तो कॉमन निकाल सकते हैं ना, जितना निकाल सकते हैं। तो 3 6 तो हो गया 18 जो ऊपर आ गया, x मैं कॉमन निकाल चुकी हूँ, यानी अब अंदर यहाँ तो x आना नहीं है।
3 को मैंने चेक करा तो भाई 15 से 45 बन रहा था, मैंने 15 इंटू 3 देखा तो भाई 45 ही था, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ। एक्स स्क्वायर है, मतलब एक एक्स बाहर आ चुका है, एक एक्स अंदर रह चुका है, तो एक इसको कर दिया इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब मैंने वही बोला कि देखो ये दो चीज़ें हैं, ये दो फैक्टर्स हैं, इसको स्प्लिट कर दो। 3x को अलग इक्वल्स टू 0 चेक करके चेक कर लो, और 6 माइनस 15x इक्वल्स टू 0 को अलग चेक कर लो। यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करोगे, राइट, तो क्या आ जाएगा भाई, 0 ही आ जाएगा। ये एक आंसर 0 बन गया, एक सोल्यूशन 0 हो गया। यहाँ पे 6 माइनस 15x है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। तो देखो दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इक्वल्स प्लस 15x, राइट। अब यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 6 डिवाइड बाय 15 इक्वल्स x, राइट। ओके जी, एक मिनट। अच्छा अब देखो यहाँ पे किस टेबल से डिवाइड हो सकता है भाई, मुझे लग रहा है 3 से हो सकता है। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। आंसर क्या बन गया, 2/5। तो क्या हो गया भाई, दो वैल्यूज़ बन गई, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स 2/5। अब मैं चाह तो नहीं रही कि मैं इस पर टाइम लगाऊं और इसके अंदर डालूं एक वैल्यू, जैसे 0 0 तो डालोगे आपको बाकायदा दिख रहा है 0 के बराबर है, 2/5 डाल के भी देखोगे तो आपके पास आंसर होपफुली आ जाएगा, अगर हमने कोई मैथमेटिकल एरर नहीं करा। ठीक है जी, आई होप मेथड अंडरस्टैंड आ चुका है। तो ये हमने जो है अभी के लिए बेसिक पार्ट किए हैं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम लोग आ जाएंगे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट के ऊपर, जहाँ पे हम 3 टर्म्स को बेसिकली 3 टर्म्स की इक्वेशन होगी। जैसे देखो अभी तो 2 टर्म्स थी, लेकिन अगर आपके पास साथ में यहाँ पर एक +7 इक्वल्स टू 0 आ जाता, तो क्या आप कॉमन निकाल पाते? इस तरह नहीं निकाल पाते बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो x यहाँ पे, x यहाँ पे, x यहाँ पे नहीं है, राइट। तो x यहाँ पे नहीं है तो x भी कॉमन नहीं आ सकता, और अगर x ही कॉमन नहीं आ सकता तो आप इस तरीके से 2 ब्रैकेट नहीं बना पाओगे, स्प्लिट नहीं कर पाओगे, और ये जो बेसिक तरीका है ये इस पर फेल कर जाएगा जब आपके पास कौन मौजूद है, 3 टर्म्स मौजूद हैं। और देखो 3 टर्म्स में एक वैल्यू एक नंबर है, तो वो आपके पास कॉमन नहीं निकल पा रहा वेरिएबल, राइट। तो इसलिए आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम इस तरीके की इक्वेशन को अच्छे से इजीली सॉल्व कर देंगे। दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, इसको प्रैक्टिस करो एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू Fala's Edwards for clear, exam-focused learning. Concepts made easy.